हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो सारे स्टूडेंट? आई होप सारे अच्छे होंगे। मैं सोनी भारद्वाज इंडियन पॉलिटी का एक नया टॉपिक लेके आप लोगों के सामने। तो देखिए, बात करते हैं अपने सब्जेक्ट के बारे में, इंडियन पॉलिटी के बारे में। तो हम यहाँ पर 2 से 3 क्लास कर चुके हैं। जो हमारी लास्ट क्लास थी, उस लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? तो देखिए, जो हमारी लास्ट क्लास थी, उस लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे किसके बारे में? 1 मिनट, मैं एक काम कर देता हूँ। हाँ, तो देखिए, लास्ट क्लास में हमने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पढ़ी थी और साथ में आप लोगों ने अनुसूचियां पढ़ी थी, स्केड्यूल पढ़ा था। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं फोन सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। तो देखिए, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत के बारे में जानते हैं। तो भारतीय संविधान के विदेशी, अब मैं हेडिंग डालता हूं सबसे पहले। तो लिख देता हूं ऊपर, भारतीय संविधान के विदेशी सोर्स, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, फॉरेन सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये है, हमने विदेशों से हमारे संविधान में क्या क्या ग्रहण किया है, इन्हीं सभी बातों को आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले विदेशों में आप किस देश का नाम पढ़ना चाहेंगे? तो सबसे पहले सभी को पता है, हम स्टार्ट ही कहाँ से करेंगे? अमेरिका से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अमेरिका से, और अमेरिका को ही आप क्या बोलते हो? यूएसए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं अमेरिका यानी यूएसए। यहाँ से हमने क्या क्या लिए हैं? तो यहाँ से हमने लिया है मौलिक अधिकार, यहाँ से हमने लिए हैं फंडामेंटल राइट, यहाँ से हमने लिए हैं मौलिक अधिकार, और यहाँ से हमने क्या लिया है? राष्ट्रपति का पद। और हमने यहाँ से क्या लिया है? राष्ट्रपति का पद। और हमने यहाँ से क्या लिया है? उपराष्ट्रपति का पद। और हमने यहाँ से क्या लिया है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का पद। और हमने यहाँ से क्या लिया है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता। और हमने यहाँ से ली है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। और हमने यहाँ से क्या लिया है? न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू। तो देखिए, हमने यहाँ से मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद, और हमने यहाँ से न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन लिया है। और एक बात और लिख लें यहाँ पे, हमने यहाँ से राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, निर्वाचन प्रक्रिया, हमने यहाँ से ली है राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया। तो ये आप याद रखोगे। और साथ में हमने यहाँ से क्या लिया है? महाअभियोग, इम्पीचमेंट, हमने यहाँ से लिया है महाअभियोग यानी कि इम्पीचमेंट। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये हमने कहाँ से ली हैं? अमेरिका से। अब इनका मतलब क्या है, वो एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए बोर्ड के ऊपर सबसे पहले लिखा है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट है, यानी हमारे संविधान ने जीवन जीने के लिए हर एक नागरिक को कुछ अधिकार दिए हैं, वो मौलिक अधिकार हैं। ये मैं आपको अलग से पढ़ाने वाला हूँ, सारे के सारे मौलिक अधिकार बारीकी से। इसके बाद राष्ट्रपति, हमारे देश में एक सबसे बड़ा पद कॉन्स्टिट्यूशन के तहत राष्ट्रपति होगा, ये भी आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद उपराष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में काम करने वाला, ये भी आपको पढ़ाऊंगा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता,
हमारे देश में जो जुडिशरी है, न्यायपालिका है, वो स्वतंत्र होकर न्याय करने का काम करती है। ये हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, इसका मतलब क्या है ये गौर से सुन लीजिए। तो देखिए इसका मतलब ये है, हमारे देश में कानून बनाने का काम किसका है? संसद का। अब मान लीजिए संसद ने कोई कानून बना दिया और वो कानून हम नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने लगे, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या करेगा? इस कानून की जांच करेगा। वो देखेगा कि रियल में ये कानून नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट जरूरत पड़ने पर उस कानून को रद्द कर सकता है। इसी को जुडिशियल रिव्यू, फिर से देखना, न्याय पुनरावलोकन बोला जाता है। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया यानी राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे कैसे होगा, ये हमने अमेरिका से लिया है। इसके बाद लिखा महाभियोग यानी इम्पीचमेंट, पहले भी बताया था, यानी राष्ट्रपति को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया कौन सी है? महाभियोग। और ये कहां से ली है? अमेरिका से। इसके बाद हम पढ़ते हैं अगला देश जिसका नाम है ब्रिटेन। इसके बाद हम पढ़ते हैं किसके बारे में? ब्रिटेन के बारे में। ब्रिटेन से हमने क्या क्या ली है? एकल नागरिकता। ब्रिटेन से हमने ली है एकल नागरिकता। ब्रिटेन से ली हमने एकल नागरिकता। और ब्रिटेन से हमने क्या ली है? संसदीय प्रणाली। और ब्रिटेन से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय प्रणाली हमने ली है यहाँ से, संसदीय प्रणाली। और हमने यहाँ से क्या लिया है? विधि निर्माण प्रक्रिया। हमने यहाँ से ली है विधि निर्माण प्रक्रिया। विधि निर्माण प्रक्रिया, तो हमने यहाँ से ली है विधि निर्माण प्रक्रिया। और हमने यहाँ से क्या लिया है? मंत्री परिषद। और हमने यहाँ से क्या लिया है? मंत्री परिषद, कैबिनेट या मंत्री परिषद। अब देखिए एकल नागरिकता का मतलब क्या है? सिंगल सिटीजनशिप। हमारे भारत में सिंगल सिटीजनशिप एकल नागरिकता है। इसका एग्जांपल देता हूं। देखिए आपके देश में चाहे आप राजस्थान से हो, आप हरियाणा से, आप यूपी से हैं, आप किसी भी राज्य से हो, आप क्या कहलाओगे? इंडियन। आपको राज्य की नागरिकता नहीं मिलती, देश की नागरिकता मिलती है। अगर आप अमेरिका में जाओगे तो वहां पर राज्य की अलग और देश की अलग दो नागरिकता होती हैं। तो भारत में एक नागरिकता है। कहां से ली है? ब्रिटेन से। ब्रिटेन से हमने संसदीय प्रणाली यानी हमारे देश में संसद होगी, कैसे कैसे वो कानून बनाएगी, ये सारी बातें हमने कहां से ली हैं? ब्रिटेन से। इसके बाद विधि निर्माण प्रक्रिया यानी लॉ ऑफ मेकिंग प्रोसेस, लॉ प्रोसेस मेकिंग, ये हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से। यानी कैसे कैसे हमारे देश में कानून बनेगा, कैसे लोकसभा पारित करेगी, राज्यसभा पारित करेगी, राष्ट्रपति सिग्नेचर करेगा, कहां से लिया? ब्रिटेन से। मंत्री परिषद, जो हमारा मंत्री परिषद है, कैबिनेट है, सचिवालय है, ये हमने भी कहां से कॉपी किया है? ब्रिटेन से। इसके बाद हम पढ़ते हैं नंबर तीसरा देश है आयरलैंड। इसके बाद हम पढ़ते हैं हमने आयरलैंड से क्या लिया है। इसके बाद हम पढ़ते हैं आयरलैंड। अब देखिए आयरलैंड से हमने क्या लिया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने यहां से लिए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और हमने यहां से क्या लिया है? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, इलेक्टरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, ये भी आप याद रखोगे, हमने यहाँ से लिया है। और हमने यहाँ से क्या लिया है? तो हमने यहाँ से लिया है, इसके बाद हमने यहाँ से लिया है राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। हमने यहाँ से लिया है राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, 12 सदस्यों का मनोनयन हमने यहाँ से लिया है राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन भी हमने कहाँ से लिया है? यहीं से। तो देखिए आयरलैंड देश से हमने क्या क्या लिया है? हमने यहाँ से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये क्या होते हैं? किसी भी राज्य को एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए उसमें कुछ कानून लागू करने होते हैं, तो कानूनों की जो लिस्ट है वो हमने कहाँ से ली है? आयरलैंड से। इसके बाद राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल यानी कि राष्ट्रपति के वोट डालने के लिए कौन कौन लोग जाएंगे, उनका समूह हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, इसका मतलब ये है राज्यसभा में ख्याति प्राप्त लोग, राष्ट्रपति 12 लोगों को बैठने की अनुमति देता है, वो हमने कहां से ली है? आयरलैंड से। यानी किसी फिल्मी स्टार, किसी टीचर्स को या किसी भी वैज्ञानिक को
राज्यसभा में बैठने की अनुमति मिलती है। ऐसे 12 सदस्य होते हैं, आगे चल के पढ़ेंगे। ये कहाँ से लिया है? आयरलैंड से। इसके बाद पढ़ते हैं नंबर 4 पे ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद हम पढ़ते हैं किसको? ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है? समवर्ती सूची हमने यहाँ से ली है, कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची हमने यहाँ से ली है, समवर्ती सूची। यहाँ से हमने ली है प्रस्तावना का तरीका, यानी इसको बोला जाता है प्रस्तावना की भाषा, लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल। और हमने यहाँ से क्या लिया है? हमने यहाँ से लिया है प्रस्तावना की भाषा, और हमने यहाँ से लिया है संसद का संयुक्त अधिवेशन। हमने यहाँ से लिया है संसद का संयुक्त अधिवेशन, संसद का संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। हमने यहाँ से ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। देखिए समवर्ती सूची अभी अभी बताई थी, जिन विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाए वो समवर्ती सूची में आएंगे। प्रस्तावना की भाषा का मतलब है हिंदी इंग्लिश नहीं, बल्कि उसका तरीका, जो आगे चल के पढ़ाऊंगा। हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने की ओर अग्रसर हैं। ये सारी जो तरीका हमने कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से। इसके बाद संसद का संयुक्त अधिवेशन, यानी संसद का जो ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, वो भी हमने कहाँ से कॉपी किया है? ऑस्ट्रेलिया से। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट देश के बारे में। अगला जो देश है उसका नाम है कनाडा। नंबर 5 पे हम किसको पढ़ते हैं? कनाडा, जिसको आप कनाडा बोलते हो। तो कनाडा से हमने क्या लिया है? फेडरल सिस्टम, यानी संघात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था। ये हमने कहाँ से ली है? कनाडा से। और हमने राज्य एवं केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा, यहाँ से लिया है राज्य व केंद्र के बीच, केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा। और हमने यहां से क्या लिया है? राज्यपाल का पद, राज्यपाल वाला पद हमने यहीं से लिया है। तो देखिए कनाडा में संघात्मक व्यवस्था, इसका मतलब है भारत राज्यों का एक संघ होगा, किसी भी राज्य को भारत से अलग होने की अनुमति नहीं है। ये तरीका कनाडा से लिया। राज्य एवं केंद्र के बीच शक्ति, यानी सारी शक्ति केंद्र के पास नहीं होंगी, ज़्यादा शक्ति या बड़ी शक्ति केंद्र के पास है, बाकी शक्ति राज्य में डिवाइड होंगी। ये हमने यहाँ से लिया है। और राज्यपाल का पद भी हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से। इसके बाद हम पढ़ते हैं नंबर 6 पे। नंबर 6 पे दक्षिण अफ्रीका। नंबर 6 पे हम लिखेंगे दक्षिण अफ्रीका। यहाँ से हमने क्या लिया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यानी कि संविधान संशोधन को आप बोलते हो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अब देखिए, अगर आपके संविधान में कुछ हमें बदलना हो, या पहले से कुछ हटाना हो, या कुछ नया ऐड करना हो, उसको संविधान संशोधन बोला जाता है। और ये हमने कहाँ से लिया है? दक्षिण अफ्रीका से। इसके बाद अगली जो कंट्री है उसका नाम हम पढ़ते हैं जापान। तो नंबर 7 के ऊपर हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? जापान के बारे में। तो जो जापान है, जापान से हमने क्या लिया है? विधि का शासन। जापान से हमने क्या लिया है? विधि का शासन। जापान से हमने लिया है विधि का शासन, यानी भारत में कानून की ही चलेगी। ये हमने कहाँ से लिया है? जापान से। इसके बाद हम पढ़ते हैं जर्मनी। जर्मनी से क्या लिया हमने? आपातकाल के दौरान, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, मौलिक अधिकारों का निलंबन। मौलिक अधिकारों का निलंबन आपातकाल के दौरान। देखिए, जब भी देश पे इमरजेंसी लगती है तो राष्ट्रपति हमारे मौलिक अधिकार खत्म कर सकता है। ये हमने कहाँ से लिया है? जर्मनी से। इसके बाद हम पढ़ते हैं अगला देश फ्रांस। फ्रांस से हमने क्या लिया है? गणतंत्र व्यवस्था, गणतंत्र व्यवस्था।
हमने लिया है यहाँ से रिपब्लिक सिस्टम, गणतंत्र व्यवस्था। अब गणतंत्र क्या होता है सुना सबने है, लेकिन पता आप में से किसी को नहीं है। तो गणतंत्र व्यवस्था क्या है सुन लीजिए। गणतंत्र का मीनिंग ये है किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष अनुवांशिक ना होके निर्वाचित होना। एज पर एग्जाम्पल हमारे देश का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति का बेटा कभी राष्ट्रपति नहीं होता, बल्कि उसके लिए चुनाव होते हैं। यानी भारत में कोई पद अनुवांशिक नहीं है, उसके लिए चुनाव है। लेकिन इंग्लैंड के अंदर ऐसा नहीं है, वहां पे महारानी का बेटा या महारानी का बेटा ही प्रिंस या प्रिंसेस बना दी जाती है। तो भारत क्या है, एक गणतंत्र देश। इसके बाद हम पढ़ते हैं नंबर 10 पे नंबर 10 पे रूस, जिसको पहले यूएसएसआर बोला जाता था, यूनाइटेड ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। गौर करें, इसको पहले यूएसएसआर बोला जाता था, अब इसका नाम क्या है, रूस। तो रूस से हमने क्या क्या लिया है, पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर्स प्लान, यानी पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना। और हमने यहां से क्या लिया है, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य हमने यहां से लिए हैं मौलिक कर्तव्य। तो देखिए पंचवर्षीय योजना और मौलिक कर्तव्य, तो आपको बता दूं 5 इयर्स जो प्लान है ये हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ते हुए रूस से लिए हैं। मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी जो आपको भाग 4 क में पढ़ाने वाला हूं, ये भी हमने वहीं से लिए हैं। तो देखिए ये कुछ था हमारे देश के अंदर जो हमने हमारे संविधान में इन 10 देशों से हमने कुछ न कुछ उठाया है, और 80% संविधान हमने 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया है, और ये 20% संविधान हमने किसी अन्य देश से उधार लिया है। तो ये आपका था फॉरेन सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला टॉपिक। इसके बाद हम पढ़ते हैं किसके बारे में, इसके बाद हम आगे चलते हैं और पढ़ते हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना, दिखाई देता है ये, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना। यहां पे हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना, हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। गौर करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा आप लोगों को, बस साथ के साथ आप कंटिन्यू रहें और अच्छे से याद कर लें। तो देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना, तो पहले तो मैं ये बता दूं, सबसे पहले आपको याद होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, 22 जनवरी 1947 को वो पारित हुआ, और वही क्या कहलाई, प्रस्तावना। तो याद रखेंगे ये किसकी दी हुई है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसलिए क्वेश्चन बनता है पंडित जवाहरलाल नेहरू की, पंडित जवाहरलाल नेहरू, आप याद रखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार, नेहरू के अनुसार इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है, इसे संविधान की आत्मा कहा गया है, इसे संविधान की आत्मा, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसे बोला गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि उन्होंने इसे दिया था। अब हम पढ़ते हैं हमारी प्रस्तावना को। तो प्रस्तावना को याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक है, वो देख लीजिए। तो आप याद रखोगे प्रस्तावना की वर्डों को। आपको प्रस्तावना में देखिए मैं बोल के बताता हूं, हमारे संविधान की एक प्रस्तावना है, यानी कोई व्यक्ति पूरे संविधान को ना पढ़े, वो प्रस्तावना को पढ़ ले तो उसे पता चल जाता है भारतीय संविधान कैसा बनना चाहता है, कैसा रूल करना चाहता है, नागरिकों को कैसा बनाना चाहता है। तो जैसे आपने कभी पढ़ा होगा, हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणतंत्र, तो इस प्रकार कुछ वर्डों का क्रम है। तो आपको इन क्रम को, इन सिक्वेंस को ऐसे ही याद रखना, कई बार एग्जाम में आपसे क्रम में लगवा लिए जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं लिख देता हूं यहां पे सारे की सारी वर्डिंग, सो SDR, सो SDR। तो देखिए ये सबसे पहले मैंने 5 शब्द लिख दिए हैं, तो इनकी क्रम संख्या में डाल देता हूं। ये है नंबर 1, ये है नंबर 2, ये है नंबर 3, और ये है नंबर 4, और ये है नंबर
5। तो ये पहले 5 शब्द हैं। सो से क्या बनता है? सो से बनता है सोवरिन। सो से बनता है सोवरिन। सो से बनता है सोवरिन। इसका हिंदी में मतलब क्या होता है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसको क्या बोला जाता है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ये है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसके बाद मैंने लिखा है पहला सोवरिन, दूसरा है सोशलिस्ट। दूसरा शब्द है सोशलिस्ट, जिसको बोला जाता है सामाजवादी। जिसको बोला जाता है सामाजवादी। तीसरा जो शब्द है वो है सेक्युलर। तीसरा जो शब्द है वो है सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब होता है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष बोलते हो। डी से बनता है डेमोक्रेटिक। डी से बनता है डेमोक्रेटिक। और डेमोक्रेटिक से क्या बनता है? लोकतंत्र। आर से क्या बनता है? रिपब्लिक। अभी अभी बता के गया था। इससे क्या बनता है? गणतंत्र। तो ये हमारे संविधान की प्रस्तावना के वो 5 शब्द हैं, सोवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ये हैं। तो देखिए ये रिपब्लिक को मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, अलग है। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक अलग अलग हैं। अब देखिए आपको इनकी डेफिनेशन के बारे में समझना होता है। सीक्वेंस तो आपने देख लिया, आप ऐसे की ऐसे सीक्वेंस में ये सारे के सारे याद रखोगे। ओके, अब देखिए ऐसे सीक्वेंस में आपको याद रखना। अब इनका थोड़ा सा मतलब बता देता हूँ, आगे चल के मैं इन शब्द का यूज करने वाला हूँ। तो सबसे पहले लिखा है सोवरिन। इंडिया इज सोवरिन कंट्री, यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। इसका मतलब क्या है? गौर से सुनिए। देखिए हमारा जो भारत देश है वो अपने नागरिकों के लिए कानून बनाने में पूर्ण रूप से संपन्न है। हमें किसी बाहरी देश की कानून बनाने में कोई जरूरत नहीं है। क्या हमें अमेरिका की जरूरत पड़ती है हमारे कानून बनाने में? क्या हमें पाकिस्तान की जरूरत पड़ती है? क्या चाइना की जरूरत पड़ती है? बिल्कुल नहीं पड़ती। हम हमारे कानून बनाने में संपन्न हैं। अगर कोई देश अपने नागरिकों के लिए कानून बनाने में संपन्न हो, वो क्या कहलाएगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो ये बात आपको समझ आई। इसके बाद समाजवादी, नाम से ही पता चलता है भारत देश एक समाजवादी देश है। इसका मतलब ये है जो भारत देश है, भारत देश में जितना भी रिवेन्यू होता है उसका जो खर्च करती है सरकार, वो समाज के कल्याण के लिए करती है, समाज को ऊपर उठाने के लिए, समाज को बराबर लाने के लिए। एज पर एग्जाम्पल किसानों के लिए योजना, गरीबों के लिए योजना, बेटियों के लिए योजना। तो ये जितनी भी योजनाएं चलाई जाती हैं वो समाज के लिए चलाई जाती हैं। एक एग्जाम्पल और देता हूं, जो भारत है वो समाजवादी देश है। एज पर एग्जाम्पल भारत में जितने सार्वजनिक संसाधन हैं भारत सरकार के, उन पे सब लोगों के बराबर हक होते हैं, किसी एक व्यक्ति का अलग से नहीं है। चाहे वो बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, मेट्रो स्टेशन हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो, तो सारे सार्वजनिक जो संस्थान हैं, संसाधन, उन पे सभी लोगों का बराबर हक होता है। इसके बाद है सेक्युलर, यानी पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष। इसका मतलब ये है भारत एक सेक्युलर कंट्री, इंडिया इज सेक्युलर कंट्री, यानी कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। अपने माइंड से निकाल दीजिए, भारत हिंदू राष्ट्र है। भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है, भारत एक सेक्युलर कंट्री है। यानी हम पढ़ते हैं भारत सेक्युलर है, भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। इसके बाद हम पढ़ते हैं डेमोक्रेटिक, लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब ये होता है लोगों का शासन। तो भारत में लोगों का शासन चलता है। देखिए जो पीएम है उसको बनाया ही किसने है? आप लोगों ने बनाया है। तो भारत में क्या है? लोगों का शासन है। इसके बाद गणतंत्र। तो अभी अभी बताया था मैंने आपको, भारत की जो राष्ट्राध्यक्ष है, जैसे राष्ट्रपति है, उसका अनुवांशिक ना हो के उसका निर्वाचन होना गणतंत्र है। यानी राष्ट्रपति के हम चुनाव करते हैं, कभी उसके बेटे को राष्ट्रपति नहीं बनाते। तो ये 5 जो शब्द हैं ये सारे के सारे आप लोगों को सीक्वेंस में याद करने हैं। इसके बाद के जो 5 शब्द हैं वो भी आप लोगों को याद रखने हैं। तो उसके बाद के जो 5 शब्द हैं उनको याद रखोगे आप। जे से एल ई एफ आई। तो मैंने लिखा है जलेफी। इसको आप जलेफी या जलेबी के नाम से याद रख सकते हो। इनका सीक्वेंस क्या है? नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10। तो देखिए इन 10 शब्दों का सीक्वेंस है, 1 से लेके 5 और यहां पे 6 से लेके 10। ऐसे आप लोगों को ये याद रखने हैं। J4 क्या बनता है? J4 बनता है जस्टिस। इसका मतलब है जस्टिस, और जस्टिस को आप हिंदी में क्या बोलते हो? न्याय। L4 क्या बनता है? लिबर्टी।
इसका मतलब है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। इसके बाद है इक्वेलिटी, EQUA, इक्वेलिटी। इक्वेलिटी क्या है? समानता। इक्वेलिटी क्या है? समानता। इसके बाद है फ्रेटर्निटी, इसके बाद लिखा है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी, इसके बाद लिखा है फ्रेटर्निटी। इसके बाद लिखा है फ्रेटर्निटी का मतलब है बंधुत्व, बंधुत्व। इसके बाद लिखा है इंटीग्रिटी, इसके बाद लिखा है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब है अखंडता, इसका मतलब है अखंडता। अब देखिए इन शब्दों का मैं मतलब बताता हूं आप लोगों को। मतलब बताना क्या है, नाम से ही सारे पता चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले लिखा जस्टिस। जस्टिस का मतलब है न्याय। इसका मतलब भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग सबके सामने बराबर न्याय किया जाएगा, सारे के सारे लोग स्वतंत्र होंगे, सभी में समानता होगी, ऊंच नीच का कोई फर्क नहीं होगा, सभी आपसी भाईचारा बनाए रखेंगे यानी बंधुत्व। अखंडता का मतलब होता है जिसके टुकड़े न किए जा सके, और भारत एक ऐसा देश है जिसके कोई टुकड़े नहीं कर सकता। तो ये सारे के सारे वर्डिंग आपको 1 से लेकर 10 तक याद रखनी है। हाँ ये बता देता हूं, जो ये न्याय शब्द है ये हमने रूस की क्रांति से लिया है। ये हमने रूस की क्रांति से लिया है। और ये रूस की क्रांति कब हुई थी? 1917 में। तो याद रखोगे 1917 में रूस की क्रांति हुई थी, हमने वहीं से ये शब्द लिया है। इसके बाद हम पढ़ते हैं स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता। ये हम पढ़ते हैं फ्रांस की क्रांति से लिए हैं। ये हमने फ्रांस की क्रांति से लिए हैं, क्रांति से लिए हैं। और ये फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में। तो याद रखोगे ये हमने फ्रांस की क्रांति से लिए हैं। तो इस चीज को भी याद रखोगे। इसके बाद देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूं, एक सोशलिस्ट मार्क कर देता हूं, एक सेक्युलर मार्क कर देता हूं, एक इंटीग्रिटी मार्क कर देता हूं। ये 3 हमने हमारे संविधान में बाद में जोड़े हैं, तो मैं स्पेसिफिक नोट के अंदर लिख देता हूं ये बात। तो मैं यहां पे स्पेसिफिक नोट डाल के ये लाइन लिख देता हूं। 42वें संविधान संशोधन के तहत, 42वें संविधान संशोधन के तहत हमारी प्रस्तावना में ये 3 शब्द जोड़े थे। हमारी प्रस्तावना में ये 3 शब्द जोड़े थे। कौन से 3 शब्द? समाजवादी, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे। तो देखिए मैंने लिखा है 42वें संविधान संशोधन के तहत हमारी प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे। तो ये आप याद रखोगे इसी में। तो ये थी आप लोगों की प्रस्तावना, मैंने बिल्कुल बारीकी से अच्छे से करवा दी है। आपको ये 10 के 10 शब्द सारे के सारे याद रखने पड़ेंगे और कंटिन्यू याद रखने पड़ेंगे, ये भी आप ध्यान रखना। इसके बाद हम पढ़ते हैं आगे कंटिन्यू, और हम स्टार्ट करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट आर्टिकल 1 से। तो अब हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं आर्टिकल 1 से। तो देखिए बोर्ड पे, यहां पे हम पढ़ेंगे भाग 1। तो यहां से स्टार्ट हो जाएंगे आपके सारे के सारे भाग। तो मैं हेडिंग डाल देता हूं भाग 1, यहां पे मैं हेडिंग डाल देता हूं पार्ट 1, पार्ट 1। तो यहां पे आप पढ़ोगे पार्ट 1। यहां पे पार्ट 1 का नाम क्या है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। पार्ट का नाम है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। इसका मतलब है भारत के सेंटर और उसके जितने नीचे राज्य आते हैं वो सारे के सारे। जो पहला पार्ट है ये कितने से कितने आर्टिकल तक है? तो ये आर्टिकल कितने से कितने तक है? तो हम पढ़ते हैं आर्टिकल 1 to 4।
ये आर्टिकल 1 से 4 तक है। तो आप याद रखेंगे। देखिए अपने आप में ये क्वेश्चन बन गया है। आपसे पूछा जाता है भाग 1 में क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 1 कितने से कितने आर्टिकल तक है, 1 से लेके आर्टिकल 4 तक है। तो हम यहाँ पे इन चारों आर्टिकल को डिफाइन करते हैं। इन चारों आर्टिकल का मतलब क्या है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 1। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में हम क्या पढ़ेंगे, तो देखिए आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है भारत राज्यों का संघ है। भारत एक राज्यों का संघ है। भारत एक राज्यों का संघ है। भारत अर्थात इंडिया एक राज्यों का संघ है। इसका मतलब ये है भारत राज्यों का संघ है और किसी भी राज्य को अनुमति नहीं है भारत से अलग होने की। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 2। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 2। आर्टिकल 2 में क्या लिखा है, तो आर्टिकल 2 में लिखा है भारत में किसी भी नए राज्य के, लिख देता हूं मैं, भारत में किसी भी नए राज्य के प्रवेश व निर्माण की जो शक्ति है वो किसके पास होगी, संसद के पास होगी। वो संसद के पास होगी। तो याद रखेंगे वो पावर संसद के पास है। इसका मतलब ये है हमें हमारे भारत में किसी नए द्वीप, किसी नए राज्य को जोड़ना पड़ जाए या हमें कोई नया राज्य बनाना पड़ जाए, मान लीजिए हमें किसी राज्य को तोड़ के उसमें अलग अलग राज्य बनाने पड़ जाएं, तो ये पावर किसके पास है, हमारी देश की संसद के पास। ये किस में लिखा है, आर्टिकल 2 में। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 3। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 में क्या लिखा है, इसमें लिखा है भारत में किसी भी नए राज्य क्षेत्र या भारत में किसी भी, आर्टिकल 3 में लिखा है भारत में किसी भी राज्य के नाम अथवा क्षेत्र में परिवर्तन, नाम अथवा क्षेत्र में परिवर्तन करने की जो शक्ति है वो भी किसके पास होगी, संसद के पास होगी। तो देखिए अगर हमारे भारत में किसी भी राज्य के क्षेत्र परिवर्तन का मतलब ये कल हरियाणा का पार्ट राजस्थान को देना पड़ जाए, पंजाब को पार्ट हरियाणा को देना पड़ जाए, या किसी भी राज्य का नाम ही बदलना पड़ जाए, तो ये पावर किसके पास है, संसद के पास है। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 4, इस भाग का लास्ट आर्टिकल, आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 में ये है, देखिए आर्टिकल 2 और 3 में किया गया काम। आर्टिकल 4 में लिखा है आर्टिकल 2 और 3 में किए गए बदलाव के लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है, यानी वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो देखिए अगर 2 या 3 में कोई इंपॉर्टेंट ये काम किए गए हैं, इसके लिए संविधान संशोधन लाने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली भी ऐसा हो सकता है, इसमें ये संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं भाग 2 नागरिकता। इसके बाद हम पढ़ते हैं पार्ट 2 नागरिकता। इसके बाद हम पढ़ते हैं भाग 2 नागरिकता, पार्ट 2 जिसका नाम है नागरिकता, सिटीजनशिप, जिसका नाम है नागरिकता। और नागरिकता कितने से कितने आर्टिकल में पढ़नी पड़ती है, तो ये हमें पढ़नी पड़ती है आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक। तो आप पढ़ोगे इसको आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक, भाग 2। अब देखिए इसमें हमें पढ़ना है अनुच्छेद 5। तो इसमें हम सबसे पहले किसी के बारे में पढ़ेंगे, अनुच्छेद 5, आर्टिकल 5।
इसमें हम पढ़ेंगे आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 में क्या लिखा है? इसमें लिखा है नागरिकता की परिभाषा। इसमें लिखी है नागरिकता की परिभाषा। इसमें लिखी है नागरिकता की परिभाषा। अब ये नागरिकता की परिभाषा क्या है? डेफिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, यानी ये बताया गया भारत में किस प्रकार की नागरिकता है, कैसे कैसे वो नागरिकता दी जाती है और किसके द्वारा ये नागरिकता दी जाती है। तो इस नागरिकता की परिभाषा में हम पढ़ते हैं, इसमें मैं सारे पॉइंट एक एक करके लिख देता हूं। तो इसमें ये बताई गई है भारत में एकल नागरिकता है। याद रखेंगे, भारत में एक तो एकल नागरिकता है। और नागरिकता प्रदान कौन करता है? तो हम पढ़ते हैं नागरिकता नागरिकता गृह मंत्रालय प्रदान करता है। नागरिकता गृह मंत्रालय प्रदान करता है। तो याद रखेंगे, नागरिकता गृह मंत्रालय प्रदान करता है। अब नागरिकता लेने के तरीके, तो भारत में नागरिकता लेने के 5 तरीके हैं। कौन से? नंबर 1, तो भारत में जन्म के आधार पर नागरिकता, जन्म के आधार पर नागरिकता मिलती है। यानी आप बाई बर्थ ले सकते हो। वंश के आधार पर नागरिकता, यानी बाई डिसेंट, वंश के आधार पर नागरिकता। नंबर 3, राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन, देशीयकरण बोला जाता है इसको, राष्ट्रीयकरण द्वारा नागरिकता ले सकते हो। नंबर 4 पे आप लिख सकते हो पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन द्वारा, पंजीकरण द्वारा भी नागरिकता ले सकते हो। और नंबर 6 लिख दिया मैंने डायरेक्टली, 5 आएगा। और नंबर 5 पे हम पढ़ते हैं 5 पे भौगोलिक विस्तार द्वारा नागरिकता, भौगोलिक विस्तार द्वारा नागरिकता, भौगोलिक विस्तार द्वारा नागरिकता। अभी आप ये कहोगे सर ये कैसे कैसे, तो गौर से बोर्ड पे देख लीजिए। सबसे पहले लिखा है जन्म के आधार पर नागरिकता। अब जन्म के आधार पर नागरिकता का मतलब ये है बाई बर्थ। इसकी कंडीशन में समझा देता हूं। देखिए, इनमें आपको कुछ नहीं लिखना है क्योंकि ये आपके लेवल से काफ़ी सारा एडवांस हो जाता है। ये तो एसएससी में भी इनकी डेफिनेशन नहीं पूछी जाती, सिर्फ यूपीएससी के एग्जाम में इनकी डेफिनेशन लिखवाई जा सकती है आप लोगों से। तो आपको अभी तो नहीं करनी उसकी तैयारी, तो इनका मतलब मैं बोल के बता देता हूं, सिर्फ सुन लीजिए आप। जन्म के आधार पर, हाँ याद सिर्फ इतनी ही रखनी है, बस समझ लीजिए। देखिए, आप ये याद रखोगे एग्जाम के लिए 5 प्रकार से नागरिकता दी जाती है, एकल नागरिकता, और गृह मंत्रालय इसे प्रदान करता है। ये 5 प्रकार कौन से हैं? एक तो जो व्यक्ति भारत में जन्म लेगा उसे जन्म के साथ नागरिकता मिलेगी, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन अप्लाई कर दी। कंडीशन कौन सी अप्लाई कर दी? 1947 के बाद, यानी देश की आजादी के बाद, और 1993 तक, 1993-94 तक अगर कोई व्यक्ति भारत में जन्म ले लेता है तो वो जन्म के साथ भारत का नागरिक बन जाएगा। लेकिन 1994 के पास शायद इसमें कुछ चेंजमेंट कर दिया, और वो चेंजमेंट ये किया है 10 दिसंबर 1993 से लेकर 2004 तक, यानी 93 से लेकर 2004 के बीच में अगर कोई व्यक्ति भारत में जन्म लेता है, उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से एक भारत का नागरिक था, तभी उसको भारत की नागरिकता मिली थी। उसके बाद 2004 के बाद और आज प्रेजेंट तक कोई भी व्यक्ति भारत में जन्म लेता है तो उसके जन्म के समय उसके माता उसके पिता दोनों भारत के नागरिक होंगे, तभी उसको जन्म के आधार पर नागरिकता मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। तो ये थी जन्म के आधार पर नागरिकता। इसके बाद हम पढ़ते हैं वंश के आधार पर नागरिकता, बाय डिसेंट। इसका मतलब ये है, मान लीजिए कल ना आप विदेशों में जॉब करने लगो और अपनी फैमिली के साथ वहीं पे रहो, और आप किसी बच्चे को वहाँ पे जन्म दो। अगर वो बच्चा वहाँ पे जन्मे तो आप भारत के नागरिक हैं, आप जॉब करने के लिए गए हुए हैं, तो आपके वंश के नाम पे आपके बच्चे को नागरिकता मिलेगी। वो कैसे? आपके बच्चे का जन्म चाहे किसी भी देश में हो, आपको बच्चे का जो रजिस्ट्रेशन है वो इंडियन कॉन्सुलेट, भारतीय दूतावास में करवाना पड़ेगा। तो ये क्या है? वंश के आधार पे। इसके बाद लिखा है, सॉरी मैं पानी पी लेता हूं एक बार। इसके बाद लिखा है राष्ट्रीयकरण के आधार पर नागरिकता।
राष्ट्रीयकरण का मतलब ये है, देखिए ये नागरिकता जब जोड़ी गई थी, जब भारत में शुरुआत में भारत आज़ाद हुआ था, तो पाकिस्तान से कुछ नागरिक भारत में आए थे, यानी अविभाज्य भारत के लोगों के लिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जैसे लोगों के लिए नागरिकता की कंडीशन लगाई थी, उन्हें पिछले 6 साल से लगातार रहना होगा। और ये हो गया था पिछले कितने भी सालों में, 6 साल भारत में रहे हो, 2 साल से लगातार रहना पड़े, वो राष्ट्रीयकरण के द्वारा। हाँ, पंजीकरण के द्वारा इन अविभाज्य भारत के लोगों को, यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान को छोड़ के बाकी सभी लोग पंजीकरण के द्वारा नागरिकता ले सकते हैं। और पंजीकरण के द्वारा नागरिकता वही है, पिछले 12 सालों में से कम 8 साल देश में रहे हो और पिछले 6 महीने से लगातार रह रहा हो तो पंजीकरण करवा सकता है। इसके बाद लिखा है भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार का मतलब ये है, कल ना हम भारत की सीमा को बढ़ा लें, किसी अन्य राज्य द्वीप को भारत में शामिल कर लें, तो वहां के लोगों को ऑटोमेटिकली भारत की नागरिकता मिलेगी। ये है भौगोलिक विस्तार के द्वारा नागरिकता। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 6। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 6। नेक्स्ट पेज ले लेता हूं। इसके बाद हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 6, आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 में क्या लिखा है? इसमें लिखा है पाकिस्तान से भारत आने वाले, पाकिस्तान से भारत आने वाले इंडिया के लोगों की, इसका मतलब ये है भारत आजाद हुआ था उस समय कुछ लोग पाकिस्तान। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल लोग भारत को छोड़ के पाकिस्तान फिर वापस आए उनकी। इसके बाद लिखा है आर्टिकल 8, आर्टिकल 8। इसमें लिखा है विदेशों में रह रहे लोगों की नागरिकता। देशों में नागरिकता, जो भारत के लोग हैं देशों में रेजिडेंट ऑफ इंडियन, एनआरआई, उन 8 में है। इसके लिखा है और आर्टिकल हैं एबोलिशन ऑफ सिटीजनशिप, नागरिक निलंबन, नागरिकता का निलंबन। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, इस पूरे भाग में अगर आप कोई आर्टिकल याद रख, तो हम पढ़ते, एक तरीका है कौन सा, बनाकर द्वारा संसद के द्वारा बना, और ऐसा हम पढ़ते हैं इच्छा से। एक तरीका है संसद के द्वारा कानून बनाकर, तरीका है किसी अन्य जाती है और जाती है। इनकी डेफिनेशन भी बता दी जाती है। अपनी मर्जी से, आप अपनी मर्जी से भारत की नागरिकता छोड़ सकते हो, कानून। प्रॉब्लम क्या कहाँ आती है, भारत के नागरिक
होता है जिसमें लिखा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी भारत के प्राण कोई नहीं ले देने में देश की नागरिकता ग्रहण कर, अगर आप किसी अन्य देश की नागरिकता ले लोगे तो आपके आर्टिकल है नागरिकता कानून, नागरिकता नागरिक संबंधित कानून अधिकार पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं आपकी अगली क्लास में।